आज का ईरान आखिर ऐसा क्यों है? इसकी कहानी की जड़ें एक ऐसी क्रांति में हैं जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उस कहानी की पहली कड़ी को खोलते हैं परत दर परत। जरा इस मंजर के बारे में सोचिए। साल 1977 का आखिरी दिन है। तेहरान में एक बड़ी शानदार पार्टी चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ईरान के शाह के लिए जाम उठाते हैं और कहते हैं कि ईरान स्थिरता का एक द्वीप है। कमाल की बात यह है कि बस कुछ ही हफ्तों के अंदर यही द्वीप एक जबरदस्त तूफान में डूबने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी में कहां-कहां से गुजरेंगे। स्थिरता के इस द्वीप की हकीकत क्या थी, राजा और राष्ट्रपति की दोस्ती कैसी थी, निर्वासन से कौन सी आवाज उठी, क्रांति की चिंगारियां कैसे भड़की और आखिर में अकल्पनीय को सोचने की नौबत क्यों आई। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति कार्टर को आखिर ईरान इतना स्थिर क्यों लगा? क्योंकि देखिए, ऊपर से तो ईरान एक बहुत ही मॉडर्न चमकता हुआ देश दिख रहा था, पर उस चमक के ठीक नीचे एक लावा खौल रहा था। इस बदलाव की रफ्तार देखिए, सिर्फ कुछ ही दशकों में तेहरान की आबादी 10 गुना बढ़ गई। तेल से मिले पैसों से शहर तो बड़े हो रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से कि बुनियादी चीजें जैसे घर, सड़कें, नौकरियां सब कम पड़ने लगी और यहीं से बेचैनी ने जन्म लेना शुरू किया। ये जो तेल का पैसा था ना, वो एक तरह से दो धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी और दूसरी तरफ आम आदमी के लिए महंगाई और गरीबी बढ़ती जा रही थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि उसे पाटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच थे दो लोग जिनकी दोस्ती पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, ईरान के शाह और अमेरिका के राष्ट्रपति। उनकी ये दोस्ती अटूट लगती थी, पर क्या वाकई में ऐसा था? शायद ही इतिहास में इतने अलग थलग बैकग्राउंड वाले दो लोग इतने करीब आए होंगे। एक तरफ थे ईरान के शहंशाह जो खुद को 2500 साल पुरानी सल्तनत का वारिस मानते थे, और दूसरी तरफ थे जिमी कार्टर, अमेरिका के एक साधारण मूंगफली किसान। मतलब जमीन आसमान का फर्क। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसी ही बेमेल जोड़ियां सबसे अहम साबित होती हैं। लेकिन शाह की गद्दी की नींव हमेशा से ही थोड़ी कमजोर थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी विदेशी ताकतें। उनके पिता को अंग्रेजों ने सत्ता दिलवाई, फिर उन्हें खुद भी अंग्रेजों ने ही शाह बनाया। और तो और 1953 में जब उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, तो अमेरिका की CIA ने एक तख्ता पलट करवाकर उन्हें वापस गद्दी पर बिठाया। तो आम ईरानी की नजर में वो कभी अपने असली शासक बन ही नहीं पाए। शाह की जो दुनिया थी ना, वो आम ईरानियों की दुनिया से कोसों दूर थी। सोचिए, एक तरफ लोग महंगाई से परेशान थे और दूसरी तरफ शाह के महलों में पेरिस से खाना मंगवाया जा रहा था। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था और उनकी खुफिया पुलिस सवाक का खौफ तो हर किसी के दिल में बैठा हुआ था। ये खाई हर गुजरते दिन के साथ और चौड़ी होती जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि तेल का ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा था? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा था अमेरिकी हथियार खरीदने में। सिर्फ 6 साल में 12 अरब डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस सौदे ने अमेरिका को तो खुश कर दिया, लेकिन शाह अपने ही लोगों की नजरों में और ज्यादा गिर गए। कहते हैं हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन। शाह की कहानी में उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो शख्स था जिसे लाखों ईरानी अपना हीरो मानते थे। एक ऐसा शख्स जो देश से बाहर निर्वासन में बैठा था, आयतुल्लाह खुमैनी। इन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शाह स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करते थे और आलीशान महलों में जश्न मनाते थे, वहीं खुमैनी एक छोटे से किराए के घर में रहते थे और अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारते थे। एक की छवि ऐशो आराम और शानो शौकत की थी, तो दूसरे की सादगी की, एक फकीर की। और यही सादगी लोगों के दिलों को छू रही। खुमैनी की असली ताकत का राज शिया इस्लाम की गहरी जड़ों में छिपा था। ये एक ऐसा विश्वास है जिसमें सदियों से चले आ रहे जुल्म की यादें हैं, शहादत के लिए एक गहरा सम्मान है और एक मसीहा के आने का इंतजार है जो आकर इंसाफ करेगा। यही वो जज्बा था, यही वो ताकत थी जिसने क्रांति को हवा दी और जिसे अमेरिका और पश्चिम के देश कभी समझ ही नहीं पाए। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ धर्म या परंपरा की नहीं थी, ये जमीन, पैसे और ताकत की भी लड़ाई थी। शाह जो सफेद क्रांति जैसे सुधार ला रहे थे, उनसे मौलवियों और धार्मिक नेताओं की जमीनों और उनके रुतबे पर सीधा खतरा मंडरा रहा था।
तो अब ये जंग सिर्फ वैचारिक नहीं रही, ये निजी हो चुकी थी। और फिर आया साल 1978, वो साल जब सालों से जो चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी वो एक भयंकर आग में बदल गई। अब तनाव सड़कों पर उतर आया था। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। कहते हैं ना, एक बड़ी आग के लिए बस एक चिंगारी काफी होती है। ईरान में वो चिंगारी बना एक अखबार में छपा लेख। शाह के इशारे पर छपे इस लेख में खुमैनी के लिए बेहद भद्दी और अपमानजनक बातें लिखी गई थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी शाह को बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस एक लेख ने अनजाने में ही सही क्रांति के एक ऐसे इंजन को चालू कर दिया जिसे फिर कोई रोक नहीं पाया। ये इंजन था शिया परंपरा का 40 दिन का शोक चक्र। होता ये था कि जब विरोध प्रदर्शन में लोग मारे जाते तो 40 दिन बाद उनकी याद में और भी बड़ा प्रदर्शन होता, फिर उसमें और लोग मारे जाते और 40 दिन बाद उससे भी बड़ा प्रदर्शन होता। मौत और विरोध का ये चक्र एक के बाद एक पूरे ईरान में फैलता चला गया। 1978 में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले एक सिनेमा हॉल सिनेमा रेक्स में आग लगी जिसमें सैकड़ों लोग जिंदा जल गए और इसका इल्जाम सीधे शाह पर लगा। फिर आया ब्लैक फ्राइडे, जब तेहरान में सेना ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां बरसा दीं। बस अब शाह और जनता के बीच खून की एक ऐसी लकीर खिंच चुकी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। एक तरफ तो ईरान जल रहा था और दूसरी तरफ हजारों मील दूर बैठा अमेरिका सब कुछ देख रहा था, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए ये साफ हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके सबसे बड़े सहयोगी के देश में हो क्या रहा है। 1978 के आखिरी महीनों तक ईरान में पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी थी। देश की अर्थव्यवस्था की जान यानी तेल के कुएं हड़तालों की वजह से बंद पड़े थे और सड़कों पर अब शाह की हुकूमत नहीं बल्कि क्रांतिकारियों की हुकूमत चल रही थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर अमेरिका से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA एक पूरी की पूरी क्रांति को आते हुए कैसे नहीं देख पाए? जवाब है एक के बाद एक की गई गलतियों की एक लंबी लिस्ट। अमेरिका का पूरा ध्यान सोवियत संघ के साथ चल रहे कोल्ड वॉर पर था। उन्हें ईरान में उठ रहे इस धार्मिक आंदोलन की कोई समझ ही नहीं थी। उनके अफसर तेहरान से बाहर कभी जाते नहीं थे, फारसी उन्हें आती नहीं थी। CIA के पास तो आयतुल्लाह खुमैनी पर कोई फाइल तक नहीं थी और शायद सबसे बड़ी बात, उन्हें ये तक नहीं पता था कि जिस शाह पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं वो खुद कैंसर से धीरे धीरे मर रहा था। और आखिरकार ईरान में अमेरिकी राजदूत ने वॉशिंगटन को एक खुफिया केबल भेजा। उसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है, अकल्पनीय सोचना। वो स्थिरता का द्वीप अब पूरी तरह से डूब चुका था। शाह का वक्त खत्म हो गया था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। शाह के जाने के बाद क्या हुआ, खुमैनी कैसे सत्ता में आए, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो हमारे साथ बने रहिएगा।